नमस्कार, जनादेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए और तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार आज शाम थम गया है। आज के इस खास अंक में हम जानेंगे इन चुनावों के बड़े मुद्दे, दावों और वादों की बात करेंगे जो जनता को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने किए हैं। इसके साथ ही साथ पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के सियासी समीकरण पर भी हम विशेष बातचीत करेंगे। लेकिन इन सभी खबरों को जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान थमा। पहले चरण में 16 जिलों की 152 सीटों पर 23 अप्रैल को होगा मतदान। इस चरण में 3 करोड़ 60 लाख से अधिक मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग। पश्चिम बंगाल में मतदान के लिए चुनाव आयोग के पुख्ता इंतजाम। 48 घंटे की शांतिपूर्ण अवधि और ड्राई डे सहित सख्त नियम लागू। पहले चरण के लिए 8000 से अधिक बूथ अति संवेदनशील घोषित। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान बंद। डीएमके, कांग्रेस और एआईएडीएमके भाजपा गठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला। 23 अप्रैल को राज्य की 234 सीटों पर होगा मतदान। तेईस अप्रैल को तमिलनाडु में होने वाले मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने किए कड़े प्रबंध। राज्य के 5 करोड़ 67 लाख से अधिक मतदाता तय करेंगे 4023 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। तो सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर अब थम गया है। लाउड स्पीकर खामोश हो चुके हैं, लेकिन जनता का जो मन है उसमें ढेर सारे सवाल हैं। सवालों का शोर अभी थमा नहीं है। 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है। एक तरफ ममता बनर्जी की साख दांव पर है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के दुर्ग को फतह करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं वामपंथी दल और कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाश रहे हैं। किसका पलड़ा भारी है, यह समय बताएगा। देखिए ये रिपोर्ट। कहीं अस्मिता की हुंकार, कहीं परिवर्तन की ललकार। 2026 की इस जंग में बंगाल के भविष्य पर लगा है दांव। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का शोर अब थम चुका है। रैलियों का रेला और नारों का सैलाब अब खामोश है, क्योंकि अब बारी जनता की है, जहां 23 अप्रैल को मतदाता अपनी भागीदारी निभाने वाले हैं। इस चुनाव में न सिर्फ राज्य के भीतर की राजनीति का तापमान बढ़ा हुआ है, बल्कि इसके केंद्र में एक गहरी और पेचीदगी से भरी बहस भी हो रही है, जो क्षेत्रीय अस्मिता बनाम राष्ट्रीय विजन के बीच के संघर्ष को उजागर करती है। सभी दलों ने विभिन्न मुद्दों पर एक दूसरे को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अगर बात करें इस बार के प्रमुख मुद्दों की, तो पहला एसआईआर रहा, जिसमें मतदाता सूची से लाखों नाम कटना इस चुनाव का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। टीएमसी ने इसे बंगाली अस्मिता पर हमला बताया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इसे फर्जीवाड़े की सफाई करार दिया। इतना ही नहीं, अवैध घुसपैठ और सीएए का मामला भी सीमावर्ती क्षेत्रों में चर्चा का केंद्र बना रहा, विशेष रूप से मतुआ समुदाय के बीच। साथ ही आरजी कर और संदेश खाली जैसी घटनाओं ने महिला सुरक्षा को इस चुनाव का सबसे संवेदनशील और बड़ा मुद्दा बना दिया है। जबकि भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे भी चुनावी संग्राम के प्रमुख पहलू बनकर उभरे हैं। वहीं प्रचार के मोर्चे पर दिग्गजों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पहले चरण में अगर सभी दलों के दिग्गजों के प्रचार की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति द्विआयामी रही। उन्होंने बंगला भाषा से संवाद शुरू कर दिल जीता, फिर गरीब कल्याण का रिपोर्ट कार्ड पेश कर भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने प्रचार के जरिए खुद को बंगाल की बेटी के रूप में पेश किया। इसके अलावा अमित शाह का प्रचार संगठनात्मक रहा, जहां उन्होंने भ्रष्टाचार और घुसपैठ जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। तो वहीं अभिषेक बनर्जी ने आधुनिक और डेटा आधारित प्रचार के जरिए युवाओं और लाभार्थियों को साधने की कोशिश की। अगर प्रदेश के सियासी समीकरण की बात करें, तो इस बार का रण
त्रिकोणीय से अधिक द्विपक्षीय नजर आ रहा है। भाजपा जहां अकेले दम पर सबका साथ का नारा और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड जैसे वादों के साथ चुनावी मैदान में है, वहीं टीएमसी दार्जिलिंग में बीजीपीएम के साथ तालमेल बिठाकर पहाड़ को साधने की कोशिश में है। वामपंथी गठबंधन में लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद में अकेले मैदान में है। बंगाल की माटी इस समय आंदोलित है। एक तरफ मां माटी मानुष का नारा है, तो दूसरी तरफ सोनार बांग्ला और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का संकल्प। 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान ये तय कर देगा कि बंगाल के मन में क्या है। क्या वो अपनी अस्मिता और पहचान को बचाए रखेगा या फिर परिवर्तन की ओर कदम बढ़ाएगा। ममता दीदी की बंगाली अस्मिता की पुकार हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का परिवर्तन का संकल्प, इन दोनों के बीच टक्कर साफ नजर आ रही है। अब 23 अप्रैल को मतदाता तय करेंगे कि बंगाल में विश्वास कायम रहता है या बदलाव की लहर उठेगी। मिदनापुर से कैमरा सहयोगी सुनील कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज। तो सवाल बड़ा है पश्चिम बंगाल से कि क्या ममता दीदी पर जनता विश्वास जताएगी या बदलाव की लहर उठेगी इस बार पश्चिम बंगाल से। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस बार एसआईआर किया गया है और इस एसआईआर के साथ में ही शुरू हुआ तमाम जो विरोध प्रदर्शन और उसके साथ ही साथ उसको लेकर के सियासत। इस सियासत में चुनाव आयोग को भी घसीटा गया। चुनाव आयोग के ऊपर भी तमाम आरोप ममता बनर्जी ने लगाए और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि एसआईआर संवैधानिक जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की और ये होकर रहेगा। उसको रोकने की पुरजोर कोशिश भी की गई। यहां तक कि जो न्यायिक अधिकारी थे जिनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस पूरी कार्रवाई में लगाया गया था, उनको भी बंधक बनाने की कोशिश की गई, उनके ऊपर भी हमला किया गया। लेकिन ये पहली बार शायद इतिहास में रहा है कि इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ में, इतनी सुरक्षा के साथ में ये चुनाव कराए जा रहे हैं। ये जोड़ देना इसमें मुनासिब होगा क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव जो है वो इतिहास में ये दर्ज है कि सबसे ज़्यादा रक्त रंजित होते हैं और पोस्ट पोल वायलेंस, प्री पोल वायलेंस और वोटिंग के दौरान वायलेंस पश्चिम बंगाल की सियासत का एक अभिन्न अंग बन से गए हैं। इसको दूर करने के लिए और जनता के मन में विश्वास जगाने के लिए लगातार चुनाव आयोग कोशिश कर रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल फिर भी लोगों के मन में रहेगा और खासतौर पर पश्चिम बंगाल की जनता के लिए कि किस तरह से भय मुक्त हो सके ये चुनाव और लोग बिना भय के, बिना डर के जाकर अपने घरों से बाहर निकलें और जाकर वोट अपने पसंदीदा प्रत्याशी को, अपने पसंदीदा पार्टी को दे सके। ये एक बड़ा सवाल है और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए, इस पूरे विश्लेषण के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता इस वक्त मेदिनीपुर से जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, बहुत कई मायनों में ये चुनाव विशेष है। पहले फेज का जैसा कि हमने बताया कि अब लाउड स्पीकर शांत हो गए हैं, डोर टू डोर जो पर्चियां वितरित की जाती हैं उनका काम शुरू होगा, डोर टू डोर कैंपेनिंग भी ज़रूर चलती है। लेकिन अब काम जो विशेष है वो चुनाव आयोग का शुरू हो गया है क्योंकि इस शांति के बाद ये शांति आगे भी बरकरार रहे, लोग भयमुक्त होकर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सके। क्या कुछ तैयारियां उसको लेकर के की जा रही हैं? इससे पहले कि हम राजनीतिक बात करें, पहले चुनाव आयोग की तैयारियों के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। निखिल, देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियों की बात करें तो बहुत ही तारीफ करनी होगी चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग ने बहुत फेयर तरीके से चुनाव की तैयारियों को अंजाम दिया है और जहां भी जो सेंसिटिव प्लेस थे वहां पर बाकायदा वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। जो मतदाता पहले फेज में वोट करने जाएंगे उनके लिए चुनाव आयोग ने बहुत गंभीर तरीके से मंथन करके और जो पिछली बार के यानी कि 2016 और 2021 के जो अनुभव हैं उनके आधार पर उन जो बूथ हैं जो सेंसिटिव हैं उन पर विशेष व्यवस्था की गई है। 3 लेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई जिसमें पश्चिम बंगाल पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री जो फोर्सेज हैं वो रहेंगे। इसके अलावा जो निर्वाचन आयोग की टीम है वो उस पर नजर रखेगी। इसके अलावा मतदाताओं को घर से ज़्यादा संख्या में निकले उसको लेके लगातार स्कूल लेवल पे आज 5 बजे तक जो है बाकायदा जो जिला अधिकारी हैं जिले के उन्होंने कैंपेन किया है। बच्चों के साथ उन्होंने रोड पे जुलूस निकाला है, मार्च किया है और अपील की है मतदाताओं से। तो कुल मिला के कहें कि जो पश्चिम बंगाल की जो छवि है, जो चुनाव को लेकर जो चैलेंजेस है उसको लेकर 2016-2021 का अनुभव चुनाव आयोग
पास है। और जो वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, यानी कि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के अगर एक बूथ पे अगर कोई दिक्कत होती है तो वहां तक दिल्ली तक की मॉनिटरिंग करने का भी सुझाव चुनाव आयोग के पास है, यानी कि वो वहां बैठकर उसकी मॉनिटरिंग कर सकेंगे। तो कुल मिला के पुख्ता व्यवस्थाएं हैं और उसको लेकर अब मतदाता तैयार हैं और मतदाताओं में खासा जोश है अपने मताधिकार को प्रयोग करने के लिए। निखिल जी, इसमें मैं आपकी बात पे एक बात और जोड़ दूं कि पोस्ट पोल वायलेंस से निपटने के लिए इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि 500 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस की वो चुनावों के संपन्न हो जाने के बाद भी पश्चिम बंगाल में डटी रहेंगी। तो लोगों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। यह संदेश साफ देने की कोशिश की है चुनाव आयोग ने कि उसके बाद भी उनकी सुरक्षा की जाएगी। बहरहाल अगर इसके राजनीतिक पक्ष की बात करें, पहले जो फेज की 152 जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है, कैसे इसका राजनीतिक आकलन करेंगे और खासतौर पर यह भी समझना चाहेंगे कि इसमें जो सीमांचल की सीटें हैं उसको कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि एक एज जरूर लेना चाहेंगी ममता बनर्जी फर्स्ट फेज में। देखिए निखिल, मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये 294 सीटें जो हैं पश्चिम बंगाल की, उसमें अगर टीएमसी को देखें 2021 के आंकड़े को तो 213 सीटें टीएमसी ने अपने खाते में की थी, 48% उनका वोट शेयर था। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 77 सीटें जीती थी और लगभग 38% वोट शेयर था। और 16 में देखिए कि टीएमसी ने 211 सीटें जीती थी, 44.9% वोट शेयर था। और कांग्रेस और लेफ्ट उस टाइम बहुत मजबूत पोजीशन पे थी, जिन्होंने 76 सीटें जीती थी उस अलायंस ने और 39% वोट फीसद था। और उसके बाद हम बात करें बीजेपी की तो भारतीय जनता पार्टी ने 2016 में सिर्फ 3 सीटें जीती थी और लगभग 11% वोट परसेंट था। ये तो एक मोटे तौर पे 16-21 का आंकड़ा है। लेकिन इस बार का जो बंगाल का फर्स्ट फेज का चुनाव है, तो अगर बंगाल को आपको निखिल समझना होगा तो बंगाल को 5 प्रमुख चुनावी क्षेत्रों से समझा जा सकता है। और जो पहला फेज है, इन सीटों पे 3 जो मेन फेज है, जिसमें नॉर्थ बंगाल की 54 सीटें आती हैं और नॉर्थ बंगाल में जो इलाका है वो दार्जिलिंग का है, जलपाईगुड़ी का है, कूच बिहार है, इसके अलावा मालदा है, इसके अलावा अलीपुर द्वार है और इसके अलावा दक्षिणी दिनाजपुर है। तो ये 54 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत पकड़ है। उसके पीछे की मैं आपको वजह बता दूं कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी बढ़त हासिल की थी, वोट परसेंटेज बढ़ाया था। और इसी तरह से 2021 का विधानसभा चुनाव है उसमें भी बीजेपी ने मजबूत पकड़ की थी। और ये इलाका पूरा जो निखिल है वो राजवंशी और जो चाय बागान मजदूर है उनका एक बड़ा वोट फैक्टर होता है और यहां से वो सीटें निकल के आती हैं। दूसरी जो चुनाव जो हो रहा है वो जंगल महल की 40 सीटें हैं निखिल, और जंगल महल में अभी प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की एक बड़ी सभा हुई जिसमें पुरुलिया है, थोड़ा संक्षेप में रखिए अमरेंद्र, थोड़ा जल्दी जी। पश्चिमी मिदनापुर जी पश्चिमी मिदनापुर। तो ये 54 सीटें भी जो 40 सीटें माफ करिएगा, ये 40 सीटें जंगल महल की बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना वर्चस्व कायम कर रही है। हालांकि यहां पर टीएमसी और लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था, लेकिन एक बराबर की इस बार टक्कर देखी जा रही है। और तीसरा जो चरण है जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो राढ़ बिहार का एक क्षेत्र है जो पूरा विधानसभा का, जिसमें 36 सीटें आती है निखिल। और इसमें वीरभूम जो एक जगह है, पूर्वी और पश्चिमी वर्धमान, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीटें मानी जा सकती है। और इसमें मैं आपको बता दूं ये कोस्टल इलाका है और यहाँ पर ग्रामीण जो मजदूर हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, मछुआरे हैं, उनका वोट बैंक माना गया है। और यहाँ पर टीएमसी का एक मजबूत किला, जिसे मैं किला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2016-2021 में टीएमसी ने यहां से बहुत अच्छी सीटें जीती थी और लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन है। लेकिन इस बार का चुनाव में अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से विकास के नाम पर और बदलाव के नाम पर कैंपेन को किया है, बिल्कुल एक चुनाव हमेशा दूसरे चुनाव से भिन्न होता है, मुद्दे भिन्न होते हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स भिन्न होते हैं। तो उम्मीद है कि इस बार भी ये चुनाव जाहिर तौर पर भिन्न होगा। और क्या कुछ भिन्न होगा, जनता क्या सोच रही है, ये जाहिर तौर पर देखने की बात होगी। 4 मई को जब काउंटिंग होगी तो ये पता चल सकेगा कि वोट किस तरफ गया था। फिलहाल बहुत शुक्रिया अमरेंद्र इस तमाम बातचीत के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, वापस लौटेंगे तो चर्चा होगी तमिलनाडु की। खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात होगी तमिलनाडु के सियासी समर की, जिसमें पहला
अध्याय अपने चरम पर पहुंच चुका है। दरअसल विधानसभा चुनाव के प्रचार का शोर अब थम चुका है। रैलियों का रेला और नारों का सैलाब अब खामोश है, क्योंकि अब बारी जनता की है। 23 अप्रैल को प्रदेश में एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री स्टालिन के सामने अपना द्रविड़ किला बचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन फिर से सत्ता में वापसी की राह तलाश रहा है। वहीं अभिनेता विजय की नई पार्टी टीवीके ने चुनावी समीकरणों को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया है। कोई द्रविड़ के दम पर खड़ा तो कोई बदलाव का राही। अब 23 अप्रैल को मिलेगी जनादेश की गवाही। तमिलनाडु के कोने कोने में पिछले कई हफ्तों से गूंज रहा चुनावी शोर अब खामोश हो गया है। पहले चरण के लिए प्रचार थमने के साथ ही अब डोर टू डोर संपर्क की रणनीति शुरू हो गई है। इस बार की लड़ाई द्रविड़ अस्मिता बनाम राष्ट्रीय विजन की है। चुनाव में इस बार के मुद्दे भी खास और पेचीदा हैं। प्रमुख पार्टियों ने अपनी रणनीतियों में क्षेत्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय विजन के बीच की लड़ाई को लेकर अपने दांव खेले हैं। जहां एक तरफ द्रमुक ने तमिलनाडु बनाम दिल्ली की रणनीति अपनाई है, वहीं भाजपा और अन्ना द्रमुक का गठबंधन परिवर्तन की ओर जोर दे रहा है। अगर मुख्य चुनावी मुद्दों की बात करें तो सबसे बड़ा सवाल कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर है, जिसमें विपक्षी दलों ने सत्ताधारी दल को घेरते हुए नशीले पदार्थों की बिक्री और महिलाओं की सुरक्षा की बढ़ती समस्याओं को उठाया है। इसके अलावा आर्थिक मुद्दे भी इस चुनाव में प्रमुख बने हुए हैं, जिसमें राज्य के बढ़ते कर्ज, महंगाई और खासकर एमएसएमई क्षेत्र में नौकरियों की कमी को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। डीएमके अपनी महिला सहायता योजना के तहत फिर से सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, जबकि भाजपा ने भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दों को प्रमुख बनाया है। इस चुनाव में प्रचार की शैली भी बेहद आक्रामक रही। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को तमिलनाडु के विकास के बड़े विकल्प के रूप में पेश किया। उन्होंने अपनी रैलियों में भगवान मुरुगन और तमिल संस्कृति को जोड़कर भाजपा की विचारधारा को सामने रखा। वहीं डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने प्रचार में खुद को जमीनी नेता के रूप में प्रस्तुत किया और तमिल गौरव के मुद्दे पर लगातार केंद्र सरकार को घेरा, जबकि अन्ना द्रमुक के एडप्पादी पलानीस्वामी ने क्षेत्रीय प्रबंधक की तरह प्रचार किया, जिसमें कानून व्यवस्था और द्रमुक की विफलताओं को गिनाया गया। इस बीच अभिनेता विजय ने होलोग्राम और एआई जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का सहारा लेकर एक साथ कई क्षेत्रों में प्रचार को ताकत दी। चुनाव के समीकरण इस बार त्रिकोणीय नजर आ रहे हैं। द्रमुक का नेतृत्व कांग्रेस और वाम दलों के साथ गठबंधन में है, जो अपनी सत्ता को बचाने के लिए जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। हालांकि गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खटास साफ नजर आई, जब राहुल गांधी और स्टालिन ने एक मंच से साझा प्रचार नहीं किया। वहीं भाजपा और अन्ना द्रमुक ने फिर से एकजुट होकर सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने की कोशिश की है, लेकिन अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके के मैदान में उतरने से स्थिति और भी दिलचस्प हो गई है। विजय की एंट्री ने इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है, जिससे पारंपरिक वोटों के बंटने का खतरा बढ़ गया है। बहरहाल तमिलनाडु की माटी इस चुनाव में फिर से अपने भविष्य का निर्णय लेने जा रही है। क्या द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का जादू बरकरार रहेगा, या फिर भाजपा एआईएडीएम के गठबंधन के परिवर्तन की ये लहर तमिलनाडु की राजनीति में कोई नया इतिहास लिखेगी? 23 अप्रैल को जब ईवीएम का बटन दबेगा तो फैसला सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि तमिलनाडु के अगले 5 साल के भविष्य का होगा। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार थम चुका है और इस बार ये चुनाव प्रचार बेहद अलग रहा, क्योंकि डीएमके गठबंधन, एआईएडीएमके गठबंधन के अलावा एक्टर विजय ने इस बार इस पूरे प्रचार को त्रिकोणीय बना दिया है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जब नतीजे आएंगे तो नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं। लेकिन एक बात तय है कि मामला रोमांचक ही होगा। कैमरा पर्सन ललित के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, चेन्नई। और चेन्नई से और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निशांत राय जुड़े हुए हैं। निशांत के पास सीधा रुख करेंगे। निशांत, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, आपने कहा कि मुकाबला जो भी हो लेकिन मुकाबला रोमांचक होगा। किस आधार पर लग रहा है आपको कि मुकाबला रोमांचक होगा? कोई एक पक्ष लैंडस्लाइड विक्ट्री करता हुआ दिख नहीं रहा आपको। ये भी समझना चाहेंगे किस तरह से खास रहा है इस बार का चुनाव? हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, क्या कुछ खास लगा आपको पूरे चुनाव अभियान के दौरान? देखिए, इस बार के चुनाव अभियान की बात करें तो तमिलनाडु की सियासत द्रविड़ राजनीति की रही है।
एआईएडीएमके की बात करें या डीएमके की बात करें, हमेशा द्रविड़ राजनीति उन्हीं पुराने मुद्दों के साथ ये दोनों राजनीतिक दल आपस में चुनावी मैदान में लड़ते थे। लेकिन अक्सर विजय ने जैसी एंट्री मारी, उसने पूरे मामले को त्रिकोणीय करने का काम किया, जनजी से लेकर युवा मतदाताओं की बात करके। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने चाहे महिला आरक्षण की बात की जाए या फिर बात की जाए विकास की या फिर बात की जाए बाकी राज्यों से जब तमिलनाडु की तुलना की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तो एक तरीके से यहाँ पर केवल द्रविड़ राजनीति का जो लंबे समय से सुजीता छोड़ा जा रहा था, उसको अक्सर विजय और प्रधानमंत्री मोदी साफ तौर पर चुनौती देते आए। और भविष्य में किस तरीके का तमिलनाडु हो, एक विकसित तमिलनाडु हो, और खासकर डीएमके के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी जिसका मूल कारण यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर था, लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा, उसको एआईएडीएमके और प्लस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार मुद्दा बनाया। एक्टर विजय ने भी इसका मुद्दा बनाया। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे तो डीएमके के पास जो उसके जन्म से लेकर आज तक चुनावी प्रचार अभियान में जो लाइनें रही हैं, दिल्ली बनाम तमिलनाडु, तमिल भाषा को लेकर केवल उन्हीं मुद्दों पर केंद्रित रही। तो कहा जा सकता है कि इस बार देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर बात की जाए तो एक्टर विजय की रैली में भी अच्छी खासी भीड़ नजर आई, रोड शो में भीड़ नजर आई। बात की जाए एआईडीएमके और बीजेपी गठबंधन, उनके रोड शो रैलियों में भी भीड़ नजर आई। बात की जाए डीएमके तो यहाँ भी भीड़ नजर आई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भीड़ किसकी वोटों में तब्दील होगी और डीएमके के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, ये तमिलनाडु में हर कोई जान रहा है। खासकर अवैध शराब की अगर बात की जाए तो कलाकुर्सी इंसिडेंट को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने अपने भाषण में उसका जिक्र किया था। और भी तमाम तरीके से जो वर्तमान सरकार है उसको भेजने का काम सामने गठबंधन एआईडीएमके और बीजेपी प्लस एक्टर विजय जो की एक अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं, नौ मैदान में आए, इन्होंने घेरा था। तो देखना दिलचस्प होगा कि तमिलनाडु की सियासत इस बार क्या रुख लेती है। और सबसे बड़ी बात है सत्तारूढ़ गठबंधन की, एमके स्टालिन अरविंद केजरीवाल के साथ मंच शेयर कर लेते हैं, लेकिन एमके स्टालिन जो उनका सबसे बड़ा गठबंधन का साथी है कांग्रेस, जिसको 28 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ में मंच शेयर नहीं करते हैं। ना राहुल गांधी एमके स्टालिन का भाषण में जिक्र करते हैं। तो ये दिखलाता है कि एक पार्टी जो कि इतने बड़े गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, वो एक दूसरे से किनारा कर रहे हैं। तो इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती इनके वोटर्स को समझाने की है, क्या कांग्रेस का वोट डीएमके पे ट्रांसफर होगा या डीएमके का वोट कांग्रेस पे ट्रांसफर होगा। ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद 4 मई को मिलता है। जी निश्चित तौर पर सवाल बहुत सारे हैं। सवाल जैसे कि आपने कहा कि डीएमके और कांग्रेस क्या तालमेल तो हुआ है, लेकिन अंदर खाने में क्या सब कुछ ठीक ठाक है, ये शायद बड़ा सवाल है। स्टालिन और राहुल गांधी एक साथ एक मंच पर नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या विजय किंग मेकर होंगे, किंग होंगे, किसका खेल बिगाड़ेंगे, किसके साथ जाएंगे, कितना उनको वोट मिलेगा, ये सारा भविष्य के गर्भ में है और जनता को इसको तय करना है। फिलहाल निशांत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो जनादेश के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।